Hello, good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Connect हो गए? कनेक्ट हो गए, चलो वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड। नेट बहुत तंग कर रहा है, हाँ? कुछ करना होगा। जी सर। जी सर। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। चलो, एनीवे, व्हाट इज दिस? हाँ, ओके, ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ये आपका है नहीं, ये भी नहीं है। क्या हुआ बाकी, क्या क्या किया छुट्टी में? यहाँ तक थे हम लोग कल, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है हमारी सबको? हाँ सर। कितने बच्चे हो गए? ओनली 4 जी। आए बाकी। Yes. चलो, एनीवे, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। देखो, अब क्या है, अल्फा वैल्यू हमने बताया था आपको, दैट इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, टाइप परसेंटेज चांसेस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। अभी क्या है, एक नया वैल्यू भी यूज करते हैं हम लोग टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, जो डिसीजन मेकिंग रूल बनाने में, तो पी वैल्यू यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें, आपका जो किसी ने बनाया स्लाइड, तो उसमें है कि बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, लिस्टिंग एंड अल्फा वैल्यू यूज करने के अलावा मेनी कंप्यूटर स्टैटिकल पैकेज, आजकल जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, प्लस मैनुअली भी पी वैल्यू यूज करते हैं हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए। अब पी वैल्यू है क्या? पी वैल्यू इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल संभावना क्या है, संभाव्यता क्या है, गेटिंग अ सैंपल मीन, जो सैंपल का जो मीन वैल्यू होगा, या मोर एक्सट्रीम सैंपल मीन वैल्यू जो होगा, वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस की दिशा में कितना जाने की संभावना है, इसको कहते हैं पी वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, तो पी वैल्यू इज द एक्चुअल एरिया। अब जो डम सेल ये आपका बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, उसमें देखेंगे कि पी, वो एरिया दिया हुआ है हमने, क्रिटिकल एरिया, रीजन, नॉन क्रिटिकल रीजन, कल बताया था आपको। तो पी वैल्यू इज द एक्चुअल एरिया, वो एरिया है अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो एरिया है जो रिप्रेजेंट करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल सैंपल मीन और मोर एक्सट्रीम सैंपल मीन ऑकरिंग इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस अगर सही है तो वो किस एरिया में रहेगा, ये एरिया डिसाइड करता है, पी वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, ये अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि एक डिसीजन फिक्स कर लो, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका होगा कि अगर पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अल्फा दैट इज परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, ये अगर इससे पी वैल्यू अगर कम है या बराबर है अल्फा के, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट ही करेंगे। अगर हमारे टेस्ट वैल्यू में देखते हैं कि पी वैल्यू अल्फा से कम या बराबर है, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर पी वैल्यू ज्यादा है अल्फा से, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसी को एक्सेप्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, पीपीटी है आप लोगों के पास, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। अब एक एग्जाम्पल लिया कि a researcher wishes to test the claim that the average age of lifeguards in Ocean City is greater than 24 years। तो एक ये है लाइफ गार्ड है, जो क्या है, उसका लाइफ जो है वो 24 साल है, एवरेज क्लेम किया। सी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 36 गार्ड्स का सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया, और उसका मीन वैल्यू पाता है, एक्चुअल में उन्होंने बोला ग्रेटर देन 24 इयर्स बोला है, और वो जो मीन वैल्यू निकल रहा है वो 24.7 इयर्स निकल रहा है। अब विद स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, नीड नॉट टू कैलकुलेट। एंड इज देयर एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम एट, अब ये अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, आपको पी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये क्लेम की एवरेज ईयर्स जो है, लाइफ जो है 24 साल से ज्यादा है, ये सही है कि नहीं है, ये हम करेंगे, और पी वैल्यू निकाल के करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हाउ टू कैलकुलेट द पी वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट पी वैल्यू जो है, देखो फर्स्ट क्या करना था, पीपल आर ऑनलाइन, ओके, एडमिट कर लिया, वेरी गुड। अब क्या है कि एग्जांपल्स में स्टेट द हाइपोथेसिस, पहले क्या बताया था हमने, हाइपोथेसिस बनाना, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। पहला क्या है, एच अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 24 साल। एक अल्टरनेट ये हो सकता है, अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि यूज
म्यू जो है वो 24 साल से ज्यादा है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि 24 साल से कम या बराबर है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज 24 साल से कम या बराबर है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज म्यू इज ग्रेटर देन 24 इयर्स, जो कि हम क्लेम कर रहे हैं। ओके, नाउ कंप्यूट द टेस्ट वैल्यू। टेस्ट वैल्यू का आपको फॉर्मूला हमने बताया था। जेड कैसे निकालेंगे, जेड टेस्ट यूज करके करेंगे। तो वो फॉर्मूला अगर पीछे देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सैंपल साइज ये है, आपका मीन निकला था ये, एक्चुअल मीन ये है। तो ये सब मिला के हमारा वैल्यू आ रहा है 2.10। कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको आएगा ऐसे ही 2.10। ठीक है, कोई दिक्कत? वो सिंपल क्वेश्चन है। देखो उसके बाद क्या करता है, अब क्या होता है, ये जो 2.10 जो जेड का वैल्यू आया, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग द टेबल इन अपेंडिक्स सी। अब ये जो है यहाँ लिख दिया, इस पीपीटी में कहीं भी अपेंडिक्स सी नहीं है। जब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए बुक्स देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बुक में, तो आपको ये जेड वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे लॉग का चार्ट होता है ना, वैसा ही एक चार्ट दिया रहेगा। वो कभी एक एसपी गुप्ता की किताब अभी कॉलेज में पढ़ी हुई है, कभी मैं लेके आऊंगा तो आई विल शो यू द फिगर, या आपके पास स्टैटिस्टिक्स की बुक होगी तो उसमें देखिएगा, इट इज देयर। तो उसी में से कहीं से ये रेफरेंस लिया है, उस ये जहां से रेफरेंस लिए होंगे उसके अपेंडिक्स सी में टेबल ई में होगा, आपका कुछ और चीज होगा। तो मतलब क्या है कि जेड के प्रत्येक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दिया रहता है। तो अगर देखेंगे उस टेबल में तो z इज इक्वल टू 2.10 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 0.4821 है। बात समझ में आई? अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू फॉर द एरिया फ्रॉम, अब हमने लिया अल्फा का वैल्यू 0.5 लिया हुआ था टू फाइंड द एरिया इन द राइट टेल। अब क्या करेंगे, अल्फा के वैल्यू से इसको हम घटा देंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड का आया, और वो देखते हैं कितना आया। तो अगर हम 0.5000 माइनस 0.4821 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.0179, और ये वैल्यू जो है दिस इज पी वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू निकल गया आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है, और उसमें से जेड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आया टेबल से उसको माइनस कर दीजिए और आपको आ जाएगा पी वैल्यू। पी वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, और ये पी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ जाने की क्या संभावना है। अब हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो सिंस पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, पी वैल्यू जो आया है वो 0.05 जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है उससे कम है, कम है। अब अगर ये देख लीजिए, चूंकि इससे कम है, कम होगा तो क्या होगा, डिसीजन ये होगा कि अगर पी वैल्यू जो है आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है तो डिसीजन क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अब उसका समरी बनाना है, ये 5-6 स्टेप्स हमने बताया था आपको कि कैसे करेंगे। So there is enough evidence to support the claim that average age of lifeguard in the ocean city is greater than 24। null hypothesis को हमने रिजेक्ट किया, मतलब क्या, इक्वल टू 24 इयर्स और लेस देन 24 इयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 0.05 वैल्यू से कम है। अब चूंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि म्यू इज इक्वल टू एच अल्टरनेट इज कॉलन म्यू इज इक्वल टू मोर देन 24 आवर्स, मतलब ये सही है कि उसका लाइफ जो है वो मोर देन 24 इयर्स होता है। बात समझ में आ गई? हेलो, ओके, वेरी सिंपल है। अब क्या करता है, एक और एग्जांपल ले लो, 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। रिसर्चर क्लेम करता है कि एवरेज विंड स्पीड इन अ सर्टेन सिटी, हवा की जो गति है कुछ सिटीज में वो 8 माइल्स पर आवर है। अभी आया था ना एक हवा की गति का, क्या आया था अभी रिसेंटली, कल परसों चल ही रहा है अभी, स्पीड, क्या नाम है उसका, स्पीड आया था 200, क्या नाम है उसका, अम्फन। ये आपका जनरल नॉलेज को एग्जाम में पूछेगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, बैंक का, रेलवे का, अभी सबका एग्जाम शुरू होने वाला है फिर से, तो उसमें पूछेगा। अम्फन आपको याद रखना क्या है। नाम है? अम्फन AMPH। हाँ, तो वही विंड स्पीड है 8 माइल्स पर आवर है, और सैंपल ऑफ 32 डेज। अब 32 दिन का एक सैंपल लिया
और उसका एवरेज विंड स्पीड कितना पाया, 8.2 माइल्स पर आवर पाया। हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.6 एंड इंटरनेट इज अनस्टेबल। चलो देखते हैं भगवान कितने देर तक क्लास हो पाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इज 0.06 माइल्स पर आवर। अब आपने सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ये भी दिया हुआ है। अब क्या आपको पी वैल्यू मेथड से यूज करना है कि डिसीजन क्या लेंगे। पहला क्या करोगे, पहला सेम उसी के जैसा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है। हाइपोथेसिस बनाया कि पहला है हमारा क्लेम है, यहाँ क्लेम इज नल हाइपोथेसिस, मतलब अगर नल हाइपोथेसिस सही होगा तभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा क्लेम है कि 8 माइल्स पर आवर इसका स्पीड होता है, ठीक है। और अल्टरनेट क्या होगा, स्पीड 8 आवर्स नहीं भी हो सकता है, इजंट इट? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आप अगर जेड वैल्यू निकालते हो तो आपको जेड वैल्यू हमको बताने की जरूरत नहीं, आप जेड वैल्यू आप बाएं हाथ से निकाल सकते हो टक से। तो कैलकुलेट करना ये आएगा, फॉर्मूला आपने बताया हुआ है और आप सब कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 2 स्टेप कर लिया, अब 3 स्टेप क्या है, अगेन टेबल ई से जेड 1.89 आया है जेड का वैल्यू, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। वो टेबल देखना, कोई किताब होगी तो देंगे, अदरवाइज मैं किसी दिन कॉलेज जाके एसपी गुप्ता की किताब ले आऊंगा, उसमें से दिखा दूंगा। मेरे पास एक्चुअली अभी प्रेजेंटली स्टैटिस्टिक्स की जितनी किताब है सब इसमें कॉलेज में ही रहा हुआ है। तो जेड वैल्यू 1.89 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.4706। अब क्या करना है हमको, जो इसको 0 पॉइंट से घटाना है, सब्सट्रैक्ट 0.500 वैल्यू से इसको घटाना है, ठीक है। तो 0.5000 से अगर इसको घटाएंगे तो हमें वैल्यू ये आ रहा है 0.02, जो कि 0.5 से कितना कम या ज्यादा वो देखना है। तो मेक द डिसीजन सिंस दिस टेस्ट इज टू टेल्ड, द वैल्यू 0 पॉइंट मस्ट बी डबल। अब ये क्या होना चाहिए, इसको 2.009 से ये आइदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये 2 साइड होगा। टू टेल टेस्ट में क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जितना इस तरफ है उतना ही राइट साइड होगा, उतना ही लेफ्ट साइड होगा। तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं 0.0588 आ रहा है। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, 0.05 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए हेंस डिसीजन इज नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस सिंस द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को घटाएंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम अल्फा वैल्यू से, और अल्फा वैल्यू में हम देख रहे हैं कि यहाँ 0.50058 आ रहा है, यहाँ 0.050 ही अल्फा वैल्यू है, मतलब पी वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो आपको हमने देखा 2 चार्ट बताया था कि अगर पी वैल्यू इज ग्रेटर तो क्या करना है, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। डिसीजन रूल में हमने दिखाया था अभी। अब नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो मीन स्पीड जो है इसको रिजेक्ट हमको नहीं करना है। तो इसको रिजेक्ट नहीं करने का मतलब ये है कि मीन स्पीड जो है 8 माइल्स पर आवर ही है, इस क्लेम को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये सही है। बात समझ में आई? और अगर यही पी वैल्यू जो होता अल्फा वैल्यू से कम हो जाता तब हम क्या करते, इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ता और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता। मतलब जो क्लेम कर रहा है वो कि एयर स्पीड जो है 8 माइल्स पर आवर है वो गलत है और ये ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। टू टेल्ड मतलब इज इक्वल टू बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? 2 एग्जाम्पल हुआ, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि जेड टेस्ट हमने करा दिया, टी टेस्ट कब यूज करेंगे, व्हेन टी टेस्ट इज यूज्ड। अब क्या है कि वेरी सिंपल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, ये पर्टिकुलर दिस, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी पता होगा तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा तो जेड टेस्ट यूज करना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, देखो व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन देन एंड जो आपका सैंपल साइज है इट इज लेस देन 30, उसमें क्या बताया था, लार्ज सैंपल मीन बताया था, मतलब 30 से ज्यादा है, इक्वल टू 30 या 30 से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जेड टेस्ट यूज करेंगे। अगर n इज लेस देन 30 तो जेड टेस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ दूसरा टेस्ट यूज करेंगे और उसका नाम है टी टेस्ट, ठीक है।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये आपके एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा, आप एकदम गांठ बांध के रख लो। आपको या तो जेड टेस्ट का टी टेस्ट का फॉर्मूला दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या सैंपल साइज दे देगा, बोलेगा कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। एकदम श्योर है, इसी चार में से एक क्वेश्चन आ गया आपको, समझिए। When the population standard deviation is unknown and n is less than 30, the Z test is inappropriate, मतलब उसको यूज नहीं किया जा सकता, appropriate नहीं है, सही नहीं है, अभिष्ट नहीं है। For testing hypothesis involving means, जहां मीन हम यूज करते हैं वहां अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो हम जेड टेस्ट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज इनएप्रोप्रिएट। इन दैट केस हमारे पास चॉइस बचता है, हम यूज करेंगे टी टेस्ट। ठीक है, अब ये चूंकि स्लाइड किसी और का बनाया हुआ है, इसने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन इन चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 कहाँ है, चैप्टर 12 दिखा रहा है। तो इसको आप ये मान के चलिए कि आपका जेड टेस्ट और टी टेस्ट का जो प्रॉपर्टीज है उसका मैं एक स्लाइड अलग से बना के आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि समटाइम्स दे मे आस्क इन द नोट कि एक्सप्लेन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, तो आपको उसमें प्रॉपर्टीज, उसके गुण को लिखना पड़ेगा। इन्होंने, चूंकि मैंने स्लाइड किसी और का पढ़ाने के लिए यूज मैं कर रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन इन चैप्टर 8, मतलब हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, तो वो हम आपको दे देंगे, नीड नॉट टू वरी। मदन को क्या हो गया? मदन कुछ नहीं सर। यू आर ओके? तबीयत ठीक है? यस सर। मुस्कुरा नहीं रहा आज, कम मुस्कुरा रहा है। स्माइल स्माइल, एंजॉय। क्वेश्चन सर टफ लग रहा है। अरे टफ नहीं बेटा, ये बहुत इजी है, कुछ है उसमें, किसको बताओ टफ लगा? आप इसको, अभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना इसलिए टफ लग रहा है। आप क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल्स को खुद से बना के देखना, 2 मिनट में बनाओगे, बिल्कुल टफ नहीं है। आप देखिए, टफ तो मैथ को समझना नहीं, मैथ को डराओ, मैथ अपने आप कमजोर हो जाएगा और आप आसानी से उसको बना देंगे। देखते हैं, सीधी सी बात है कि अब टी टेस्ट में क्या करते हैं, तो फॉर्मूला देखो। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला हर चीज का बताते हैं। देखो सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ जेड के बदले टी लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मीन है जो हम निकालेंगे, उसके बाद जो मीन दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? पुराने जैसा ही है। अब यहाँ एक आ जाता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज का अंडर रूट, ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है। अब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला याद कर लो, बस इतना याद करना। एक एग्जांपल कराएंगे अभी, हम देखेंगे कैसे करना। टफ नहीं बोलना, बिल्कुल घबराओ मत, जरूरत पड़े तो हम एक बार और आप लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन टफ बोल के डरना नहीं। और आपको पूछा क्या जाएगा हम पहले ही बता दे रहे हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए शायद ना भी दे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कराएंगे, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा जो सॉल्व करना है। इसमें अगर सॉल्व करने के लिए दे भी दिया तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर लेंगे। ये फॉर्मूला देख लिया आपने, अब इस फॉर्मूला के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक लो एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल से हम बेहतर समझते हैं। तो कहता है कि जॉब प्लेसमेंट डायरेक्टर, जॉब देने वाला एक निदेशक है, वो क्लेम करता है कि एवरेज स्टार्टिंग सैलरी ऑफ नर्स इज $24,000 पर एनम, और एक सैंपल लिया 10 नर्स का और हैज अ मीन ऑफ, और उसका मीन निकाला तो देखा कि $23,450 पर ईयर जो है उसका सैलरी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज $400। ठीक है, मीन डेविएशन दिया हुआ था, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज $400। अब इज देयर, क्या एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द डायरेक्टर्स क्लेम दैट, अब क्या सफिशिएंट साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है कि जो डायरेक्टर बोल रहा है उसके क्लेम को हम रिजेक्ट कर दें, मतलब कि 24,000, चूंकि एवरेज तो 23,450 ही आ रहा है, तो क्या हम इतना अल्फा लेवल पे, अगर अल्फा इज इक्वल टू 0.05 अगर ये है, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट साक्ष्य है कि हम ये जो 24,000 जो बोल रहा है, हम कह दें कि वो $24,000 जो बोल रहा है वो गलत है? कैसे है देखेंगे, कुछ हमारे पास भी कुछ हाथ लगेगा, सबूत तो हम बताएंगे उसको गलत है कि सही है। क्या करेंगे, पहला काम क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना। जी सर। हाइपोथेसिस बनाओ। पहला क्या करता है, नल हाइपोथेसिस, ये हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि $24,000 पर ईयर जो है वो सैलरी है। अब हमको क्या करना है,
जो मीन निकाले या तो कम है, इज नॉट इक्वल टू। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है इज नॉट इक्वल टू $24,000, मतलब कि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था, सिंस द अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड द टेस्ट इज अ टू टेल टेस्ट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वन टेल, टू टेल, वन टेल में लेफ्ट टेल राइट टेल का एक एग्जांपल के साथ शुरू के स्लाइड में ही बताया गया है। आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि वन टेल है, टू टेल है। ये सिचुएशन अगर आता है तो टू टेल टेस्ट है। और क्रिटिकल वैल्यू एट टी, वैल्यू आर टी इज इक्वल टू -2.262 एंड +2.6। टू टेल्ड है मतलब दोनों तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा। आप क्या करेंगे, बीच में अगर आपका ये है 4 क्वाड्रेंट जब करते हैं, इसे 4 क्वाड्रेंट होता है तो क्या होता है, ये प्लस है, राइट साइड में प्लस है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव माइनस होगा, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, आगे फॉर्मूला से हम निकालेंगे, टी वैल्यू निकालेंगे। टी वैल्यू फॉर्मूला पे बैठाएंगे और आराम से निकाल देंगे। सब कुछ दिया हुआ है, 23,450 भी दिया हुआ है, 24,000 भी दिया हुआ है। अब चूंकि कम से ज्यादा को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये माइनस आ जाएगा। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब क्या करोगे, सिंस आपका टी वैल्यू जो है वो ये जो हमने निकाला अभी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टी का, उससे जो है 0.5, इसमें 0.05 पे जो क्रिटिकल वैल्यू है उसमें टी आ रहा है -2.262 एंड +2.62। अब ये वैल्यू चूंकि हमने जो टेस्ट वैल्यू निकाला है वो क्या है, ये दिस -4.35 जो निकला वो क्या है, लेस है -2.262 से। अब चूंकि ये जो टी वैल्यू हमने निकाला वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है, इसलिए देयर इज एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम दैट द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ नर्स इज $24,000। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन द टी वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग टी वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे, $24,000 जो का जो क्लेम हम कर रहे हैं उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 24,000 से कम है या ज्यादा है। ठीक है, अब इसी को ग्राफ में बताया है, क्योंकि टू टेल टेस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये क्या है ना, बहुत आसान है। यहाँ आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डम सेल बनता है। अब इसमें भी जब मोमेंट्स एंड कर्टोसिस पढ़ाएंगे आपको, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, तो इसके अलग अलग ये हैं, क्लोज है तो क्या कहेंगे, फैला हुआ है तो क्या कहेंगे, वो हम कराएंगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में। तो यहाँ क्या है, जितना लेफ्ट राइट साइड है तो राइट साइड होगा, तो ये देखो अगर 4 क्वाड्रेंट को ले लो तो यहाँ सेंटर मीन है, तो यहाँ इसके इधर क्या होगा, राइट प्लस होगा और इसके इधर माइनस होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और टू टेल्ड है तो अगर 2.262 वैल्यू आता है तो ये 2.262 यहाँ भी होगा और इतना ही माइनस में इतना होगा। ठीक है, ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगर किसी हाइपोथेसिस टेस्ट में जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन यूजिंग द सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल नॉट कंटेन द हाइपोथेसिस मीन। लाइकवाइज व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, ये हुआ है कि जब रिजेक्ट करते हैं इस केस में, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन यूजिंग द सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो वैल्यू अल्फा बताया था हमने, will not contain the hypothesized mean. Likewise, when the null hypothesis is not rejected, the confidence interval computed using the same level of significance level will contain the hypothesis mean. अगर एक्सेप्ट नहीं करते, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका जो पहले हमने बताया उसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल से। तो शुगर इज पैक्ड इन 5 पाउंड बैग्स। एक चीनी जो है, हम एक बैग है जिसमें 5 पाउंड हम डाल सकते हैं क्वांटिटी, वो शुगर को पैक करते हैं। अब एक इंस्पेक्टर आता है, वो सस्पेक्ट करता है, उसको एक डाउट हो जाता है कि 5 पाउंड इसमें नहीं भी हो सकता है। ये हमारे देख रहे हो, ये सारे टेस्टिंग जो है हमारे डे टू डे लाइफ से इन्वॉल्व है।
अब क्या हो सकता है कि वो 50 बैग का सैंपल लिया और उससे एवरेज निकाला, तो देखा कि एवरेज 4.6 पॉइंट्स आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0.07 पॉइंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एनफ एविडेंस टू कंक्लूड दैट द बैग्स डू नॉट कंटेन, क्या हम कह सकते हैं बैग क्लेम कर रहा है कि 5 पाउंड उसमें चीनी है, वो 5 पाउंड नहीं है बल्कि कम है। अब ये किस पे करेंगे, तो हमें अल्फा लेवल दिया हुआ है 0.05 और ऑल्सो फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, मतलब 5% एरर होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 5% है और ऑफ द ट्रू मीन। अब एक करेंगे कैसे, तो सबसे पहला काम हमें कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना है, ये हमारा पहला काम। हाइपोथेसिस सही बन गया, आधा काम हो जाएगा। अब हाइपोथेसिस क्या है, क्लेम क्या है, हमें ये तय करना है कि जो एवरेज निकाला है वो 4.6 है, मतलब 5 से कम है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये 5, इंस्पेक्टर बोल रहा है 5 पॉइंट नहीं है इसमें, तो मतलब ये क्लेम कर रहा है कि 5 पॉइंट नहीं है। अब हमको साबित करना है कि 5 पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है, ये तय करना है, डिसीजन लेना है। तो ये नल हाइपोथेसिस इज दैट कि आप उस बैग में 5 पॉइंट है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, उस बैग में 5 पॉइंट नहीं है, ये क्लेम किया जा रहा है। अब क्या करोगे, क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यूज आर पॉइंट, ये जो है ये आपको मिल जाएगा अगेन टेबल से 1.96 एंड -1.96 दिया हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन में ये टू टेल्ड सिचुएशन है। टू टेल्ड सिचुएशन में आपका 0.05 कनेक्शंस इंटरनेट एनीवे 0.05 जो आपका अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, उसमें ये क्रिटिकल वैल्यू जो आएगा प्लस 1.96 एंड -1.96 आएगा। और टेस्ट वैल्यू क्या करोगे, YZ, अब Z लेंगे कि T लेंगे, यहां देखो क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, कोई टफ नहीं है। अब सैंपल कितने का लिया, 50 बैग का, ठीक है। अब 50 बैग इज मोर देन 30, हेलो, यस सर, मोर देन 30 है तो जेड टेस्ट होगा, बिल्कुल। हाँ, तो जेड टेस्ट, तो जेड का वैल्यू निकालो। अब क्या करना है, सिंस ये माइनस पॉइंट, ये जो है लेस देन 1.96 है, -1.96, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे मतलब क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि बैग में यही है ऑलरेडी, ओके। नल हाइपोथेसिस कहता है कि बैग में 5 पाउंड चीनी है, लेकिन हमारा जो हमने जो अभी तक ये निकाला, कई सारे टेस्ट वैल्यू निकाल के हमने देखा कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। अब इसको रिजेक्ट करेंगे तो हमको एक्सेप्ट क्या करना है, हमारा जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब बैग में म्यू इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 मतलब इट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ग्रेटर के बराबर है। हाँ, तो ये एक है। देन एक और एग्जांपल, ये अभी रहने दो, ये थोड़ा सा इस तरह से बताने में बात बनेगी नहीं, ये टेबल हम जब ये से कराएंगे, मतलब बोर्ड पे कराएंगे तभी समझेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा चीज है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एक चीज है, ओके, चलो, टाइम एक्चुअली 40 मिनट्स का रहता है ना फ्री वाले में, तो वो दिखाना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, ये लास्ट स्लाइड है बेटा इसका, और ये बहुत ध्यान से देख लो, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने में काम आ जाएगी, कब जेड टेस्ट करेंगे, व्यू टेस्ट करेंगे। देखो, इफ दिस रो इज नोन, रो इज नोन, देन क्या करना है आपको जेड टेस्ट यूज करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें रो दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें रो दिया होता है उसमें जेड टेस्ट किया जाता है, जेड टेस्ट करेंगे। दूसरा एक और तरीका है, अगर इज, अब हमें आप ये देखेंगे कि जो आपका सैंपल साइज है वो अगर 30 से ज्यादा या बराबर है तो भी हम जेड टेस्ट ही करेंगे, टी टेस्ट नो टी टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर लेस देन 30 है, n का वैल्यू लेस देन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन डेविएशन के बदले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तब आप यूज करेंगे टी टेस्ट। जेड टेस्ट, टी टेस्ट क्लियर हो गया।
एक और टेस्ट है, एफ टेस्ट भी है, एंड जो कि अगले स्लाइड्स में कराएंगे। तो अभी आपको हम इससे रिलेटेड एक और नोट्स केवल दे देंगे। एक हमने पीडीएफ भेजा, उसको देखा आप लोगों ने? यस सर। 10 पेज का एक पीडीएफ देखा है। वो सारा चीज, ये सब जो पढ़ाया है वही सब चीज उसमें लिखा हुआ है स्टोरी टाइप में, पढ़ लेना एक बार और जरूर, ठीक है? तो अभी यस सर। हम ऑलमोस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज इसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को फिनिश करते हैं। आगे आप लोगों का टॉपिक मैं सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन करा देता हूँ। डिस्पर्सन का हमने थोड़ा सा कराया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। टाइम सीरीज ऑलमोस्ट हमने करा दिया है। डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन कराते हैं, डेविएशन करेंगे, वो 2 दिन में करेंगे, ठीक है? तो अगला क्लास हम जो लेंगे बेटा डेविएशन का लेंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? हेलो यस सर। नीतीश अभी आया है। नीतीश इज देयर? नीतीश है ज्वाइन? सर कनेक्शन है। नीतीश ज्वाइन नहीं किया अभी। प्रिंस ज्वाइन कर रहा नहीं है। सर। प्रिंस भी ज्वाइन कर। चलो, ऑल जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट सब आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो हाँ, नीतीश इज बैक। क्लियर कर ओकर बाद वो चलो नीतीश, आई एम अबाउट टू फिनिश नाउ, ठीक है? और कुछ कहना है किसी को? कनेक्टिंग हो ही नहीं रहा था, तो आप अभी फिनिशिंग हो गया आपका सर। मैं 40 मिनट से बकबक कर रहा हूँ। सर कनेक्टिंग हो ही रहा था उस समय से। अभी तब मदन को हम फोन किए, तब मदन बोला कि फिर करके छोड़ दो तब होगा, तब अभी भी कहीं तब अभी कनेक्शन बहुत परेशान कर रहा है। मॉर्निंग अभी सेमेस्टर 2 का क्लास हम ले रहे थे, उसमें भी दिक्कत हुई है, तो कई बच्चे हमारे जुड़ ही नहीं पाए। कनेक्शन से बहुत लेट से होता है सर, हो ही नहीं पा रहा। ये देखो, एक बच्चे ने और लिखा है कि पर्सनल मीटिंग बेटी बता रहा है। ये हम खुद ही कनेक्ट हुआ। अभी आपको फोटो, हाँ एक काम कीजिए सर, पासवर्ड भी चेंज कर दीजिए, जो छोटा स्मॉल पासवर्ड रखिए, और उसके बाद ठीक रहेगा सर। आज क्या करते हैं ना बेटा, पासवर्ड से भी होता है। नया मीटिंग आईडी जनरेट कर देते हैं, ठीक है? प्रेम सर का एक बार नहीं सर, तुरंत हो जाता है कनेक्ट। हम आपको टाइम चेंज कर देते हैं। टाइम कौन सा दे बेटा बोलो? सर शाम का दीजिए। शाम का तो और शाम का कितना बजे? ठीक है सर, ठीक है सर। टाइम देखो, आप लोग आपस में बात करके हमें बता दो, हमें टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है। शाम में केवल सही है सर, क्लास छूट गया। यही सही रहेगा सर। हम 5 से 7 केवल हमको अभी छोड़ दो, कनेक्शन में ना बड़ी कनेक्शन में सर दिक्कत होती है, क्योंकि इसीलिए 5 से 7-8 जो होता है, हम थोड़ा ये बच्चे समय से तो सुबह 6 बजे करते हैं। नहीं सर, यही रहने दीजिए टाइम। टाइम ठीक है सर, लेकिन कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम। मिलिट्री टाइम कर देते हैं सुबह 4 बजे। नहीं हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। हमको दिक्कत हो जाएगा हम लोग का। नहीं सर, मत कीजिएगा, यही टाइम सही है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए जो बोलिएगा। 11 बजे वाला भी टाइम ठीक ही है। बाकी जो मैक्सिमम लोगों का जो व्यू होगा वो हमको बता दीजिएगा। तत्काल ये मान के चल रहे हैं कि कल हम 11 बजे करेंगे और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। और अगर कोई चेंजेज होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, तो मैं देखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। केवल शाम में 5 से 8 में छोड़ दो, बच्चे के साथ हमें पढ़ाना उड़ाना पड़ता है उसको, तो वो टाइम हम नहीं देंगे आपको, ठीक है? सही है। ओके, यहीं पे तो वोटिंग हो गया, यहीं पे यही टाइम ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं, यही टाइम रहेगा। ओके, एग्रीड। चलो, गुड डे, एंजॉय, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जून जुलाई में एग्जाम होगा आप लोगों का, संभावना ऐसी बन रही है। मेरा सर गया, मेरा डेट खत्म हो गया सर। नीतीश को समझा दीजिए अभी। मेरा डेट खत्म हो गया। मेरा गुड डे कैसे है सर? क्या हो गया? आप तो क्लास खत्म करके जा रहे हैं सर। आपको पर्सनल क्लास कर देंगे, तुम एक काम करो, पर्सनल मीटिंग तुम्हारा कर देते हैं सामने। सर जी, तब तो रोज हम लोग भी मीटिंग छोड़ दिया करेंगे। मीटिंग छोड़े, थोड़े कनेक्ट नहीं हो रहा था तो हम क्या करें? नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ बेटा। एक्चुअली अब जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हम टाइम, हमें पता है 10:30 बजे से बैठ जाता हूँ कनेक्शन जोड़ के, किसी तरह एरर ना दिखाए। लकीली आज पूरा क्लास हम कर पाए, यही ग्रेट है। नहीं तो बीच में हमें मोबाइल पे जाना पड़ता था, फिर लैपटॉप पे आना पड़ता था। तो आज लक है कि पूरा का पूरा क्लास कवर हुआ है।
बिना नेटवर्क प्रॉब्लम के। और सर हाँ बोलो। कल कौन डाइवर्जन बोले थे? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन और सर डेविएशन। कॉलेज जब खुलेगी डेविएशन इसलिए मैं करा दे रहा हूँ ना बेटा मोनू, सबको सुन लो। डेविएशन से एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा, तो उसको इसलिए मैं सीरियसली कराऊंगा। ये सबसे क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स या नोट्स आएगा। एक गलती से एक दे दिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा क्वेश्चन भेजे थे व्हाट्सएप पर। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, अभी सब चेक करके बताता हूँ आपको, रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है बेटा। और किसी का कुछ डाउट है बोलो। सर ये वाला चैप्टर ना कॉलेज खुलेगा तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिएगा ना। हाँ करा देंगे। एक्चुअली बोर्ड पे थोड़ा सा समझाना इजी हो जाता है, इसमें थोड़ा फास्ट होता है, नेटवर्क का भी इशू रहता है। सब जरूर समझा देंगे। क्लास अगर ऊपर वाले ने प्रेम परमिट किया। सर का आधा क्लास गायब कल, प्रेम सर का 5 मिनट कल क्लास किया, पूरा क्लास से गायब हो गया मेरा। हाँ, नेटवर्क के जो अपने हाथ में नहीं, हाथ देखो टीचर्स तो प्रयास ही कर सकते हैं ना बेटा, लेकिन ये ऑनलाइन में तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और हम तीनों सर ने प्रयास ये किया कि आपका क्लास कंटिन्यू हो। सर ने खान सर ने भी इंसिस्ट किया हम लोगों को, प्रेम सर ने भी मोटिवेट किया, और इस तरह से प्रयास तो हम लोगों का है। कॉलेज भी प्रयास कर रहा है कि आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। और ये सारी जो आपका लेक्चर्स है सबको हमने यूट्यूब में डाल के कॉलेज के वेबसाइट में भी अपलोड करवा दिया है। ठीक है, सो दैट आप चाहो तो उस लेक्चर्स को रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सब वेबसाइट नहीं पता चलता है। अरे GDcollege.com, GDcollege-बेगूसराय.com सर्च करो ना। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं क्या? GDcollege-बेगूसराय.com सर्च कीजिए। कभी देखा है? उसमें दो तीन तरीके से आता है। ये दिख रहा है आपको साइट? अभी ऑनलाइन के लिए वहाँ पे लॉकडाउन इशू दे रहा है सर। हाँ लॉकडाउन ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? यस सर, लॉकडाउन लिखा हुआ है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ दिख रहा है? देखो GD कॉलेज ये साइट। हाँ इसमें आप देख, यहाँ एक देखो लिखा हुआ है लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन, स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसको जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप सब्जेक्ट्स में से आप इकोनॉमिक्स वाले को जब क्लिक करेंगे, इस तरह से इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को जब क्लिक करेंगे तो देखो इतने खुल के आ जाएंगे आपको। शायद थोड़ा सा एजीनेस दिख रहा होगा, इतने लगभग 80-85 नोट्स हैं इसमें। ठीक है, उसी तरह से जब आप वापस जाओगे तो आप नीचे देखना वीडियो लेक्चर्स बाय आवर टीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स बाय आवर टीचर्स में आप देखेंगे, वीडियो लेक्चर्स में जैसे आपका मेरा फोटो बन के आ गया, आप इसको क्लिक करेंगे, देखना 18 वीडियोज है।